चैप्टर 18:1-18:10 अध्याय 1801 ज़ियुन मंदिर ज़िवेज़ुवान। जैसे ही उसने ये कहा, वान टेन को इसका पछतावा हुआ। उसका अपना बदबूदार मुंह। इसके बाद वान टेन को कड़ी सजा दी गई। उसे वान परिवार के मुखिया और बुजुर्गों ने पीटा। यहाँ तक कि वान परिवार के युवा पूर्वज वान वुडी भी वान टेन को 2 बार लात मारने से खुद को नहीं रोक सके। ये कहा जा सकता है कि वान टेन के साथ अन्याय हुआ। ये कैसा भाग्य है, ये स्पष्टता वह नहीं है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि खून का कुनबा दरवाजे पर आ गया। घटना के बाद उसकी पिटाई की गई। सौभाग्य से ये वान परिवार के बुजुर्ग हैं। उन्होंने उसे चोट पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे थोड़ा कष्ट पहुंचाने के लिए ऐसा किया। वान परिवार को 3 महीने तक दीवार की ओर मुंह करके खड़े रहने तथा 3 महीने तक संसाधन न देने की सजा दी गई। लानत है, मुझे मत बताना कि यह किसने किया। फंसाने की हिम्मत। वान टेन क्रोधित हो गया और उसे बुरी तरह पीटा गया। ... रक्तवंश के 3 पूर्वज और अन्य लोग चले गए। इस बारे में कि क्या ये वान टेन था जिसने ये किया। वास्तव में तीसरे पूर्वज ने वान टेन को देखने के बाद एक निष्कर्ष निकाला था। दायरे को छिपाया जा सकता है। भले ही वान टेन की ताकत पर्याप्त न हो, लेकिन वान परिवार की पुरानी प्राचीन वस्तुएं निश्चित रूप से ऐसा करने का एक तरीका खोज लेंगी। लेकिन वान टेन से निकलने वाली आभा इतनी मजबूत नहीं है। वह एक अच्छा राक्षस है। वह बैक्सियांग दायरे से लड़ने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से बैक्सियांग दायरे के 9वें स्तर के शिखर का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। बस उस समय वह दुविधा में था। वह ये कहकर नहीं जा सकता था कि उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है और चला जा सकता था। अरे, कौन है जो इतना क्रूर। वान परिवार के तीसरे पूर्वज ने क्रोध में अपने दांत पीस लिए। वह पहले भी आवेगशील था और गुस्से में वान परिवार के पास भागा था। अब इसके बारे में सोचो। यह शायद उस आदमी की योजना है। हो सकता है कि वह रक्त कबीले और वान परिवार के बीच कलह भड़काना चाहता हो और फिर युद्ध शुरू करना चाहता हो। यदि वान परिवार और रक्त कबीले युद्ध में चले जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से रक्त कबीले के लिए अच्छा नहीं होगा। ये खबर भी फैल गई कि रक्तवंश के एक अन्य ग्रह को भी लूट लिया गया है। अच्छी खबर बाहर नहीं जाती, लेकिन बुरी खबर हजारों मील तक फैल जाती है। कुछ ही दिनों में इस घटना से सभी ग्रहों पर सनसनी फैल गई। रक्तवंश एक बार फिर हंसी का पात्र बन गया। कुछ प्रमुख ताकतें इस बात पर चिंतित थीं कि क्या रक्त कबीले ने किसी को नाराज किया है। क्या वे विशेष रूप से रक्त कबीले को लक्ष्य कर रहे हैं। और जब उन्हें पता चला कि रक्त कबीले को वान टेन पर संदेह है, तो वे गलती ढूंढने के लिए वान परिवार के पास पहुंचे। प्रमुख सेनाओं के कुछ पुराने पुरावशेष सभी खुश थे। इस रक्त कबीले का तीसरा पूर्वज वास्तव में दिलचस्प है। ये स्पष्टतः एक चाल है। वह इस चाल में कैसे फंस सकता है। ये कहा जा सकता है कि रक्त कबीला एक बार फिर शर्मसार हो गया है। अनगिनत लोगों द्वारा उपहास का पात्र बनना। समय उड़ता चला गया और 3 महीने बीत गए। जियो फैन हर समय एकांत में रहा है। उसका आभामंडल बहुत प्रबल है तथा उसने परिष्करण के लिए बड़ी संख्या में प्राचीन कलाकृतियां लूटी हैं। आज ज़ियाओ फैन की आभा संयमित है। वह अभी शून्य क्षेत्र में वापसी के पहले स्तर के शिखर पर पहुंचा है। अब समय आ गया है कि मैं बाहर जाऊं और देखूं। मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ समय के लिए शांत रहना है, जियो फैन ने खुद से कहा और एकांत स्थान से चला गया। शून्य क्षेत्र में वापसी के प्रत्येक स्तर तक पहुंचने के बाद आपको क्षेत्र की अड़चन को तोड़ने के लिए अधिक समय का अनुभव करने की आवश्यकता होती है। यदि वो बलपूर्वक अंदर घुसता है, तो जियो फैन को चिंता है कि उसकी नींव कमजोर हो जाएगी। वह लंबे समय से शून्यता क्षेत्र में वापसी में नहीं है और वह पहले निर्वाण पुनर्जन्म चरण में था। अफसोस की बात है, अपने पुनर्जन्म के बाद उन्होंने वुशेन कबीले के दास क्षेत्र के बारे में भी पूछताछ की, लेकिन कोई प्रासंगिक खबर नहीं है। वह केवल इतना जानता है कि वुशेन कबीले और वेयान कबीले गुलाम क्षेत्र में प्राणियों को पकड़ने में बहुत अच्छे हैं और पकड़े गए जीवजोऊ प्राणियों को सीधे समाप्त कर दिया जाएगा, और जो सामने नहीं आए वे छिप गए हैं। जियो फैन को कुछ भी सुराग नहीं मिला। वह एक अन्य कारण से भी मजबूत बनना चाहता है। वह जीवजोऊ का सम्राट है। यदि उसकी ताकत काफी मजबूत है और उसके पास कई प्रमुख दुश्मन कुलों को चुनौती देने की ताकत है, तो जीवजोऊ में छिपे प्राणियों को अब और छिपना नहीं पड़ेगा। शक्ति ही हर चीज का आधार है। जियो फैन वहां से निकलकर पास के एक ग्रह पर चला गया। रक्तवंश के एक और सितारे के लूटे जाने की चर्चा अभी भी गर्म है। 3 महीने बाद भी गर्मी कम नहीं हुई है।
क्या आपको लगता है कि वांग टेंग ने ऐसा किया? हाँ, कौन जानता है, अगर वह वांग टेंग नहीं होता तो वह सचमुच बदकिस्मत होता। हाँ, रक्त कबीले राक्षसों के एक समूह ने धमकी दी है कि वे उसे 100 साल बाद तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र खोलने पर सबक सिखाएंगे, चाहे उसने ऐसा किया हो या नहीं, वे उसे सबक सिखाएंगे। दुर्भाग्यशाली, बदकिस्मत, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र। जियो फैन दंग रह गया, दिलचस्पी पैदा हुई, बातचीत करने और पूछने के लिए दौड़ा। वांग टेंग का दुर्भाग्य अपरिहार्य है, जिसकी उम्मीद जियो फैन ने पहले ही कर ली थी। लेकिन ये तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र क्या है? तुम्हें तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र के बारे में भी नहीं पता। जिस आदमी ने अपना मुंह खोला, उसने सिर्फ एक उपहासपूर्ण नजर दिखाए, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि वह जियो फैन की साधना को नहीं देख सकता, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र एक गुप्त क्षेत्र है जिसे संयुक्त रूप से ज़िवेगसुआन और ज़ेयुन संप्रदाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कई प्रमुख ताकतों ने बातचीत की है कि हर बार जब इसे खोला जाता है तो सभी ताकतें दुष्ट तियानजियाओ को भाग लेने और प्रशिक्षण के लिए भेज सकती हैं। ज़िवेगसुआन, ज़ेयुन मंदिर। जियो फैन दंग रह गया, इन दो ताकतों के बीच क्या संबंध है? जियो फैन ने ज़िवेगसुआन के बारे में सुना है। एक बैंगनी हवेली ताओवादी शरीर दिखाई दिया और यह बहुत शक्तिशाली कहा जाता है। और जियो फैन ने ज़ेयुन मंदिर में छोटे भिक्षु को देखा है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ताकतें 10 लाख साल पहले थीं, लेकिन बाद में वे अलग हो गईं और दो ताओवादी संप्रदाय बन गए। लेकिन ये सब अफवाह है, कौन जानता है? आदमी ने ईमानदारी से कहा। जियाओ फैन ने सदैव पुराने गुप्त क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की और फिर अलविदा कहा और चला गया। अध्याय 1802 2 महीने तक जासूसी, लूटपाट। ज़िवेगसुआन और ज़ेयुन मंदिर द्वारा नियंत्रित गुप्त क्षेत्र को तियानजियाओ गुप्त क्षेत्र कहा जाता है। इसे हर 1000 वर्ष में एक बार खोला जा सकता है। 1000 वर्ष से कम आयु के सभी प्राणी इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जिउझोउ के पतित सम्राट द्वारा छोड़े गए गुप्त क्षेत्र के विपरीत, इस स्थान पर सभी जातियों के प्राणियों के लिए अस्थि आयु सीमा निर्धारित है। ये गुप्त क्षेत्र मूलतः ज़िवेगसुआन और ज़ेयुन मंदिर द्वारा नियंत्रित था। दोनों सेनाओं ने हुंग तियनतारा क्षेत्र में अन्य प्रमुख सेनाओं के साथ कई शर्तों पर बातचीत की और इस बात पर सहमत हुए कि अन्य सेनाएं भी बाद में इसे खोले जाने पर राक्षसों को प्रवेश के लिए भेज सकती हैं, और एक निश्चित संख्या में स्थान दिए। कुछ शर्तें कि जब अन्य ताकतें गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित करती हैं और इसे खोलती हैं, तो ज़िवेगसुआन और ज़ेयुन मंदिर भी लोगों को प्रवेश करने के लिए भेज सकते हैं। अन्य विशिष्ट शर्तें हैं। जियो फैन स्पष्ट नहीं है, वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति रहे हैं। इन प्रमुख ताकतों का एक दूसरे के साथ सहयोग करना सामान्य बात है। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। 1000 साल का गुप्त क्षेत्र। जियो फैन मुस्कुराया, उसे इस गुप्त क्षेत्र में भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, जियाओ किंग और जियाओली दोनों अंदर जाएंगे। गुप्त लोक में वह बिना किसी चिंता के अपने बच्चों से बात कर सकता है। यह जियाओ फैन के लिए एक अवसर है। 200 साल बीत गए हैं और अब ये 100 साल कोई बड़ी बात नहीं है। अब जियो फैन शून्य क्षेत्र में वापसी तक पहुंच गया है और उसका जीवनकाल बहुत लंबा है। उसके लिए दूसरों की चिंता करना बेकार है। हुंगतियन स्टार क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसके लिए किसी को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। अब उसे अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और गुप्त क्षेत्र के खुलने का इंतजार करना चाहिए। यदि आप इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको किसी सेना में शामिल होकर प्रवेश करने के लिए स्थान प्राप्त करना होगा। जियो फैन ने अभी अभी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की शर्तें सुनी। यही है, आपको एक बड़ी ताकत में शामिल होने की जरूरत है जो ज़ेयुन मंदिर और ज़िवेगसुआन के साथ सहयोग करती है और इस बल से प्रवेश करने के लिए एक जगह प्राप्त करती है। फिलहाल कोई जल्दी नहीं है, इंतजार करो और देखो। जियो फैन भाग गया और जगह की जांच जारी रखी। उसकी शक्ति शून्य क्षेत्र में वापसी के प्रथम स्तर के शिखर पर पहुंच गई, जो पहले की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। उसे एक के बाद एक रक्त वंश के कई ग्रह मिले, लेकिन अफसोस की बात थी, इन ग्रहों की रक्षा अब शक्तिशाली लोग कर रहे हैं। वहां या तो अधिक दावशोधन विशेषज्ञ थे या कई बैक्सियान स्तर के शिखर विशेषज्ञ उस स्थान की सुरक्षा कर रहे थे। अगर जियो फैन ने जल्दबाजी में हमला किया तो ये बहुत खतरनाक होगा। भले ही ये विशेषज्ञ जियो फैन को मार न सके, लेकिन वे उसे कभी भागने नहीं देंगे। और इस बार रक्त कबीले ने बाहरी दुनिया को इनाम देने की पेशकश जारी नहीं रखी। इससे जियो फैन को आश्चर्य हुआ। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि रक्त कबीले के साथ क्या हो रहा था।
क्या उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास छोड़ दिया, या फिर उनके इरादे कुछ और थे? जियो फैन को पता नहीं था। दरअसल रक्त कबीले की लूट के कारण रक्त कबीला अराजकता में था। यहाँ तक दावा किया गया कि यह काम एक इंसान वांग टेंग ने किया था और ब्लड कबीले के पास कोई सबूत नहीं था। इनाम की घोषणा से पहले कुछ लोगों ने इनाम को धोखा देने के लिए फर्जी खबरों का भी इस्तेमाल किया। रक्त कबीले के पास इनाम वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने एक बात भी निर्धारित की, रक्त कबीले ग्रहों की 2 डकैतियां होंगटियन तारा क्षेत्र में कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुओं से संबंधित रही होंगी। यहाँ तक कि रक्तवंश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक बड़ी साजिश भी रची जा सकती है। बेशक ये सिर्फ अनुमान है, उन्हें इसका विशेष कारण पता नहीं है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और दूसरे रक्त कबीले ग्रह को छोड़ दिया। वह बिल्कुल अवाक था। इन ग्रहों पर बहुत अधिक सुरक्षा व्यवस्था है, उसे सुरक्षित निकलने का भरोसा नहीं था। जियो फैन ने इसके बारे में सोचा और अन्य ग्रहों पर जाकर देखने का निर्णय लिया। उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि रक्तवंश मर चुका है। वुशेन कबीले और व्यायान कबीले को फिलहाल उकसाया नहीं जाएगा। अब उसके पास फीनिक्स कानून के तहत कोई निर्वाण पुनर्जन्म नहीं है तथा उसका केवल एक ही जीवन बचा है, इसलिए वह खिलवाड़ नहीं कर सकता। जियो फैन जांच करने के लिए ब्लैक हॉर्न कबीले के एक ग्रह पर आया था। उन्होंने पाया कि ब्लैक हॉर्न कबीला सतर्क नहीं था। ऐसा लगता है कि ये ताकतें सोचती हैं कि वे सुरक्षित हैं। वह व्यक्ति रक्तकुल में चला गया। जियो फैन ने खोजबीन की और एक अच्छा ब्लैक हॉर्न कबीले का ग्रह पाया, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की बल्कि चुपचाप चला गया। जियो फैन फिर से ब्लैक थंडर बर्ड कबीले में चला गया। ये कबीला भी उन जातियों में से एक है जिसने जियोझोउ पर आक्रमण किया था। इसके अलावा पृथ्वी जानवर कबीले, समुद्री राक्षस कबीले आदि भी हैं। जियो फैन को वे सब स्पष्ट रूप से याद था। उसने इन ताकतों से जियोझोउ का बदला वापस लेने की योजना बनाई। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, जियो फैन एक साथ जांच कर रहा था। इस बार वह सिर्फ एक ग्रह को ही नहीं लूट सकता था। यदि अन्य बलों को भी लूटा जाता तो बाकी बल सतर्क हो जाते। मामला सार्वजनिक होने से पहले जियो फैन ने इन सभी बलों को लूटने की योजना बनाई। इसके लिए जियो फैन ने बहुत प्रयास किया। उसे प्रत्येक ग्रह के टेलीपोर्टेशन एरे का स्थान जानना था कि कौन सा टेलीपोर्टेशन एरे कहाँ जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह कहाँ लूटपाट शुरू करेगा, डकैती के बाद वह कितनी देर में निकल जाएगा और फिर किस ग्रह पर जाएगा। इन ग्रहों की रक्षा किस स्तर के शक्तिशाली लोग कर रहे थे। जियो फैन ने इन सब बातों को ध्यान में रखा। इसमें उसे 2 महीने लगे, पूरे 2 महीने। तुम्हें पता है, जियो फैन को शीर्ष स्तर की तकनीक का अभ्यास करने के लिए अधिकतम 1 महीने की ही आवश्यकता होती है। इस डकैती को अंजाम देने के लिए उसने बहुत अधिक कीमत चुकाई। अंत में 2 महीने बाद जियो फैन ने कार्रवाई की। वह कुछ बड़ा करना चाहता था। पहला ग्रह जिसे जियो फैन ने महत्व दिया वह ब्लैक हॉर्न जनजाति का था। बूम 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 बूम, जियो फैन ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और इस ग्रह की रक्षा करने वाले बड़ी संख्या में मजबूत लोगों को मार डाला। पहले इस ग्रह को अराजकता में जाने दो। डकैती, भंडारित जादुई हथियार मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। अध्याय 1803 स्वर्ग का प्रभुत्वशाली शरीर। डकैती। ब्लैक हॉर्न्स का ग्रह अराजकता में था। यहाँ लुटेरे हैं। क्या तमाशा चल रहा है। जियो फैन ने दहाड़ते हुए कार्रवाई की। वह इस ग्रह पर ब्लैक हॉर्न कबीले के बुजुर्गों के आने से पहले ब्लैक हॉर्न कबीले के सभी शक्तिशाली लोगों को मारना चाहता था। पलायन। इस ग्रह के सभी प्राणी तितर बितर हो गए और डर गए। अफसोस की बात है, क्या जियो फैन उन्हें जाने देगा? चाहे वह कोई भी हो, जो अवज्ञाकारी है उन्हें मार डालो। जियो फैन ने 3 शुद्धताओं को बदलने के लिए सीधे एक क्यूई का उपयोग किया और एक क्लोन जोड़ा। 2 जियो फैंस ने एक मजबूत चाल चली और अनगिनत लोगों को खून की धुंध में बदल दिया। यदि आप भंडारण जादुई हथियार नहीं सौंपते हैं तो यहाँ से जाना नहीं है। मैं जीवित निकलना चाहता हूँ। भंडारण जादुई हथियार नीचे फेंक दो, मैं तुम्हें और अन्य लोगों को जाने देता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों जियो फैंस एक ही समय में गुस्से से दहाड़े। एक पल में जियो फैन के मूल शरीर और क्लोन ने हजारों लोगों को मार डाला। क्या भंडारण जादुई हथियार महत्वपूर्ण है या जीवन महत्वपूर्ण है? बेशक ये भाग्य है। अनगिनत लोगों ने आदेश का पालन किया और अपने भंडारित जादुई औजारों को नीचे फेंक दिया। इस समय काले सींग वाले कबीले का बुजुर्ग जो इस ग्रह का प्रभारी था अंततः आ गया। पागल आदमी, ब्लैक हॉर्न एल्डर चिल्लाया। ये फिर वही व्यक्ति है
कांस्य मुखौटा, सफेद बागे और असली रूप है राजा। एक लड़ाई, कैंटियन दबंग शरीर के बीच लड़ाई। चौराहा चौराहा। जब ब्लैक हॉर्न एल्डर वहां पहुंचे तो वह दंग रह गए। क्या रक्त कबीले ने पहले वान टेन के बारे में बात नहीं की थी? ये लड़ाई कैसे बन गई? इससे पहले कि जियो फैन कोई कार्रवाई करे, उसने इसके बारे में सोचा। मुझे लगता है कि वान टेन को धोखा न देना बेहतर है। वह बच्चा भी बुरा नहीं है। आखिरकार वह किंग एयर के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए वह अपने बेटे का प्राणघातक दुश्मन बन गया और उसने कड़ी लड़ाई लड़ी तथा इस आदमी को धोखा दिया। वैसे भी मैं मर नहीं सकता। जियो फैन ने कार्रवाई से पहले सावधानीपूर्वक इसकी योजना बनाई। ब्लैक हॉर्न कबीले के बुजुर्ग आए और जियो फैन क्लोन सीधे दुश्मन से मिलने गया और जियो फैन के मूल शरीर को लूटना जारी रहा। भंडारण जादुई हथियार की आपूर्ति करे और इसे मारे नहीं। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं बाद में इस ग्रह पर सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर दूंगा, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा और वह भयानक मुठ्ठियां निकालता रहा। हर घूंसे में दुनिया को चकनाचूर करने की ताकत है। ग्रह छिद्रों से भरा हुआ है। साहसी, लड़ो, हिम्मत है तुम्हारी। ब्लैक हॉर्न कबीले के बुजुर्ग ने दहाड़ लगाई, लेकिन ये बेकार था। उसे जियो फैन के क्लोन ने कसकर घसीटा और वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सका। उसके पास केवल बैक्सियान क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर तक पहुंचने की ताकत है। वह तो जियाओ फैन के क्लोन का भी मुकाबला नहीं कर सकता। इस काले सींग वाले कबीले के ग्रह पर रहने वाले प्राणियों ने मूल रूप से काले सींग वाले कबीले के बुजुर्गों को देखा था और उन्होंने सोचा था कि वे बच गए हैं। परिणामस्वरूप ब्लैक हॉर्न कबीले के बुजुर्ग को इतनी बुरी तरह पीटा गया। जो आशा उन्हें अभी जगी थी वह फिर से टूट गई। जियो फैन ने कार्रवाई जारी रखी और वह ब्लैक हॉर्न कबीले में जहां भी कई जीव थे वहां हमला करेगा। नीचे स्थित ब्लैक हॉर्न कबीले के प्राणी मारे गए और घायल हो गए। इस ग्रह पर सभी जीवित चीजें भी भयभीत हैं। वे जानते थे कि इस आदमी ने सचमुच किसी को मारने का दुस्साहस किया है। इसलिए उन्होंने सभी ने आज्ञाकारी ढंग से संग्रहित जादुई हथियार सौंप दिया। जियो फैन ने भंडारण जादू हथियार को सौंपने के सिद्धांत का पालन किया और कई लोगों को बाहर निकाल दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर सभी जबत जादुई हथियारों को बाहर निकाल लिया। इस ग्रह पर काले सींग वाले कबीले के बुजुर्ग को इतनी बुरी तरह पीटा गया। वह तो भाग जाना भी चाहता था। वह भयभीत था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यदि दूसरी तरफ के दो शक्तिशाली युद्ध एक साथ लड़े तो निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाएगी। जियो फैन को लगा कि समय लगभग समाप्त हो गया है और बड़ी संख्या में भंडारण जादुई हथियारों को जब्त करने के बाद उसे छोड़ने की जरूरत थी और उसने पहले कहे गए शब्दों का पालन किया। जाने से पहले जियो फैन ने सैकड़ों घूंसे बरसाए। इस ग्रह पर एक और खूनी हत्या शुरू हो गई। वह सीधे टेलीपोर्टेशन एरे क्षेत्र में चला गया। पहले जिस टेलीपोर्टेशन सरणी पर कदम रखा गया था उसके अनुसार टेलीपोर्टेशन छोड़ देता है। क्लोन उसी समय जारी किया जाता है। ये काले सींग वाला ग्रह बुरी तरह नष्ट हो गया। लड़ाई, कैंटियन दबंग शरीर। ब्लैक हॉर्न एल्डर क्रोधित हो गया। उसे यह नहीं पता था कि दूसरा पक्ष लड़ाई में है या नहीं। शायद यह नकली है, लेकिन काले सींग वाले कबीले के शक्तिशाली लोगों के आने के बाद उनकी सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। ... 3 घंटे बाद ये ग्रह हाल ही में नष्ट हुए काले सींग वाले ग्रह से ज्यादा दूर नहीं है। डकैती। स्टोरेज जादुई हथियार को सुपर करें और मारे नहीं। सभी संग्रहित जादुई हथियार ले लो या उन्हें बिना दया के मार डालो। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन जुवाना थंडरबर्ड कबीले में आया। ये वह मार्ग है जिसे उन्होंने पहले डिजाइन किया था। दूसरा बदकिस्मत है जुवाना थंडरबर्ड कबीला, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी ब्लैक हॉर्न कबीले का ग्रह है। जियो फैन ने बड़ी संख्या में शक्तिशाली जुवाना थंडर पक्षी कबीलों को मार डाला जो यहाँ की रक्षा कर रहे थे। ये ताकतें पर्याप्त मजबूत नहीं हैं और वे रक्त कबीले जितनी शक्तिशाली भी नहीं हैं। वह जियो फैन का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं है। जियो फैन द्वारा दृढ़ता से दबाया जा रहा है। ये ग्रह भी रक्त की नदी है। अध्याय 1804 नई पहचान। थोड़ी देर बाद ब्लैक थंडरबर्ड कबीले का बुजुर्ग जो इस ग्रह का प्रभारी था आया। तुम हुनझान। ब्लैक थंडरबर्ड कबीले का बुजुर्ग हैरान रह गया। कैंटियान तानाशाह शरीर, उसे लूटने के लिए यहाँ आए हो? भाड़ में जाओ। जियो फैन का क्लोन सीधे उसे मारने के लिए चला गया। बिल्कुल भी बकवास नहीं। जियो फैन उसके साथ बकवास बात नहीं करना चाहता था। डकैती। पफ।
तुम ब्लैक थंडरबर्ड कबीले के बुजुर्ग को जियोफैन के क्लोन द्वारा तुरंत गंभीर रूप से पीटा गया। वह किसी भी तरह से कोई मुकाबला नहीं था। डकैती, भंडारण, जादुई हथियार सौंप दो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जियोफैन ने कांस्य मुखौटा और लहराते सफेद लिबादे के साथ ठंडे स्वर में चिल्लाया। जियोफैन ने एक के बाद एक मुक्के मारे, जिससे ग्रह पर तबाही मच गई। कुछ मजबूत लोग जो भागना चाहते थे, वे सभी जियोफैन द्वारा मारे गए। रक्त की धुंध बिखर गई और रक्त पुष्पों में बदल गई जो शून्य में फूट पड़े। जियोफैन अभी भी खाली जगह में था। इस ग्रह पर कोई भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। अंत में इस ग्रह पर सभी प्राणियों ने भी सहयोग किया और अपने भंडारित जादुई उपकरण सौंप दिए। जियोफैन बहुत संतुष्ट था। हालांकि ये डकैती बहुत आसानी से हो गई और इसमें जियोफैन की अपेक्षा से भी कम समय लगा। इसलिए जियोफैन पहले नहीं गया, बल्कि अपने क्लोन के साथ ब्लैक थंडरबर्ड कबीले के बुजुर्ग को पीटने चला गया। कश, ब्लैक थंडरबर्ड कबीले का ये बुजुर्ग दुर्भाग्यशाली था। जियोफैन और उसके क्लोन ने मिलकर टीम बना ली और वह उनका कोई मुकाबला नहीं कर सका। वह एक पल में पराजित हो गया और दो जियो प्रशंसकों द्वारा पीटे जाने के बाद उसका आधा शरीर गायब हो गया। हुनझान, तुम क्या चाहते हो? अपने भंडारण जादुई उपकरण सौंप दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। दोनों जियोफैन से एक ही समय में बोले। ये सही है। जियोफैन ने इस व्यक्ति को भी लूटने की योजना बनाई थी। ये व्यक्ति इस ग्रह पर सर्वोच्च स्थान वाला व्यक्ति है। उसके भंडारण जादुई उपकरण में अवश्य ही कुछ अच्छा होगा। ये व्यक्ति क्रोधित है, बहुत क्रूर। इससे पहले जब वह दूसरों को लूटता था तो वह सिर्फ ग्रह को लूटता था और चला जाता था, लेकिन जब बात उसकी आती है तो वह उसे जाने भी नहीं देता। हालांकि वह गुस्से में था, उसने जियोफैन से पिटने के बाद समझौता करना चुना। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, वह डरपोक होगा। ये सचमुच अपराजय है। जियोफैन संतुष्ट था और जाने से पहले उसने इस व्यक्ति को पीटना जारी रखने के लिए अपना क्लोन छोड़ दिया। मैंने अपना सब कुछ दे दिया, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? पफ, तुम अविश्वसनीय हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ब्लैक थंडरबर्ड कबीले का ये बुजुर्ग लगभग पागल हो गया था। ये व्यक्ति अविश्वसनीय है। वास्तव में जियोफैन अविश्वसनीय नहीं है, लेकिन उसे डर है कि यह बूढ़ा आदमी परेशानी खड़ी करेगा। यदि वह टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करके आसानी से नहीं निकल सकता तो क्या ये खतरनाक नहीं है? जब जियोफैन के क्लोन उसे लगातार पीटते रहे तो उसने यहाँ से जाने का फैसला किया। बेशक ब्लैक थंडरबर्ड कबीले का ये बुजुर्ग अभी भी जीवित है। जियोफैन के लिए ये वास्तव में मायने नहीं रखता कि वह मारता है या नहीं। इस ग्रह को छोड़ने के बाद जियोफैन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी पर बहुत सारे अमृत और खजाने पी लिए। 2 महीने की खोजबीन के बाद आज फसल कटाई का दिन है। इसके बाद जियोफैन पृथ्वी जानवर कबीले में चला गया। ये कबीला वुशेन कबीले के प्रति बहुत वफादार है और इसने जियोझोऊ में अनगिनत प्राणियों को मार डाला है। डकैती, भंडारित जादुई हथियार मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने एक मजबूत कदम उठाया जो उसके द्वारा अभी किए गए कदम से अलग था। इस बार जियोफैन के क्लोन ने पृथ्वी जानवर कबीले के बुजुर्ग को खोजने की पहल की जो इस ग्रह के प्रभारी थे। उसने इस आदमी पर हमला करने और उसे पीटने की पहल की। यह आदमी दंग रह गया। क्या हो रहा है? पृथ्वी जानवर कबीले का ग्रह अराजकता में था। सफेद लबादा, कांस्य मुखौटा, क्या ये वही है जिसने रक्त कबीले को लूटा था? वह है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने सर्वोच्च हत्या के इरादे से अनगिनत लोगों को मार डाला और पृथ्वी के जानवर कबीले के लोगों के जीवन को बेरहमी से नष्ट कर दिया। प्रक्रिया बहुत सुचारू थी। इस ग्रह के प्राणियों ने अपने संग्रहित जादुई औजारों को त्याग कर वहां से चले जाने का निर्णय लिया। जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये हत्यारा बहुत खूंखार है। उसने पहले भी खून के कबीले को लूटा है। क्या ऐसा कुछ और है जो वह नहीं करने की हिम्मत रखता है? इनको लूटने के बाद जियोफैन ने टेलीपोर्टेशन सरणी में जाने की योजना बनाई, लेकिन अचानक उसकी आकृति रुक गई। वह उस स्थान पर उड़ गया जहां क्लोन और पृथ्वी जानवर कबीले के बुजुर्ग ने लड़ाई की थी। कारण बड़ा अजीब है। जियोफैन के क्लोन ने अकेले ही पृथ्वी जानवर कबीले के बुजुर्ग को हराया और स्टोरेज मैजिक टूल को लूट लिया। जियोफैन का मूल शरीर स्टोरेज मैजिक टूल को वहां ले जाने वाला था। जियोफैन के मूल शरीर ने भंडारण जादू उपकरण ले लिया। वह सीधे भाग गया। क्लोन बहुत उपयोगी है।
जियोफेन ने यहाँ तक सोचा, अगर वह शून्य क्षेत्र में वापसी के शिखर पर पहुंच गया। इसी समय 3 और क्लोन प्रकट हुए। वह दृश्य कितना दिलचस्प होगा। जियोफेन टेलीपोर्टेशन सरणी पर चढ़ गया और सीधे अगले ग्रह पर चला गया। सायरन कबीला। पुराने नियम जारी रहे। जियोफेन ने हत्या जारी रखी। इस ग्रह पर मौजूद जीव उसकी हत्याओं से भयभीत थे और उन्होंने जियोफेन की अवज्ञा करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक अपने भंडारण जादू के उपकरण सौंप दिए। जियोफेन संतुष्टि के साथ भंडारण जादू उपकरणों के साथ छोड़ दिया। वैसे उसने साइरेन कबीले के बुजुर्गों को भी लूटा था। सायरन कबीले के संरक्षक बुजुर्ग पृथ्वी जानवर कबीले के संरक्षक बुजुर्गों के समान हैं। वे दोनों बहुत कमजोर हैं। हालांकि वे 100 हाथियों के दायरे के 8वें स्तर पर हैं, लेकिन उनकी असली ताकत बहुत कम है। अध्याय 1805। ये किसने किया? अगले दिन जियोफेन लगातार आगे बढ़ने के लिए विभिन्न टेलीपोर्टेशन सरणियों का उपयोग करता था। उसने कई ग्रहों को पागलों की तरह लूटा। ये वे ताकतें थीं जिन्होंने शुरुआत में जियोझोऊ पर आक्रमण किया था। जियोफेन ने अपने समय में अनगिनत लोगों को मार डाला था और उसका शरीर अनगिनत प्राणियों के खून से सना हुआ था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ये दुनिया जंगल का कानून है। जियोफेन ने इस सच्चाई को तब समझा जब वह वुहुआंगझोऊ में था। जियोफेन के लिए क्या वुशेन कबीले और वेयान कबीले घृणास्पद हैं? जियोझोऊ के दृष्टिकोण से वे घृणित हैं, लेकिन क्या जियोझोऊ कभी अन्य राज्यों का गुलाम नहीं रहा? क्या उसने कभी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर नरसंहार शुरू नहीं किया? यह पारस्परिक है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जियोफेन जियोझोऊ के मानव सम्राट के नजरिए से जियोझोऊ की नफरत को वापस ले लेगा। जंगल के कानून का मतलब यह नहीं है कि नफरत को भुला दिया जा सकता है। बस इतना ही। आह, ये किसने किया? मेरे ब्लैक हॉर्न कबीले के ग्रह पर ऐसा क्यों हो रहा है? हे भगवान, मेरे सायरन कबीले को ऐसी विपत्ति कैसे झेलनी पड़ी? क्यों? ये किसने किया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिन सभी ग्रहों को जियोफेन ने लूटा था, वहां कोहराम मच गया। जब कबीले के ताकतवर लोग पहुंचे, तो जियोफेन बिना किसी निशान या सुराग छोड़े गायब हो चुका था। ग्रह पर बैठे विभिन्न शक्तियों के बुजुर्ग अचंभित रह गए। क्या करें? वे केवल सच ही बोल सकते थे। उस आदमी ने सफेद वस्त्र और कांस्य मुखौटा पहना हुआ था, और उसने जो वास्तविक रूप पाया वह स्वर्गीय तानाशाह हुनझान का था। ये समाचार सुनकर इन प्रमुख सेनाओं के शक्तिशाली लोग दंग रह गए। इससे पहले ये वान परिवार के वान टेंग थे, अब ये स्वर्ग तानाशाह शरीर हुनझान फिर से बन गया है। क्या चल रहा है? ये कैसे संभव है? बार बार पुष्टि के बाद विभिन्न लोगों को छोड़कर लुटेरों की वास्तविक उपस्थिति और उनकी आत्माओं की उपस्थिति हुनझान के समान ही है, जो बिल्कुल सही है। क्या कोई गुप्त तरीका है जिससे आत्माओं के वास्तविक स्वरूप को छुपाया जा सके? एक शक्तिशाली व्यक्ति बुदबुदाया। अगला झटका निस्संदेह एक हिंसक झटका है। जैसे जैसे यह मामला फैलता जाएगा, रक्तवंश के बाद इन बड़ी ताकतों ने भी अपने आकाओं को खो दिया। जिन ग्रहों की वे रक्षा करते थे, उन्हें लूट लिया गया और बड़ी संख्या में कबीले के लोग मारे गए। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात की अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन इन ताकतों ने रक्तवंश के 3 पूर्वजों की तरह कुछ भी आवेगपूर्ण नहीं किया। प्राचीन बर्बर लोगों को भड़काना आसान नहीं है, विशेषकर जब इसमें प्राचीन बर्बर हुनझान, आकाश का तानाशाह शामिल हो। भविष्य में जब हुनझान का उदय होगा, तो वह हुंगटियन स्टार क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बिगाड़ने वाला व्यक्ति हो सकता है। और वे सभी जानते हैं कि इस मामले में कुछ और भी छिपा हुआ है। और वुशेन कबीले और वेयान कबीले को अंततः इसका एहसास हुआ। यह मामला संभवतः उन पर लक्षित है। आखिरकार ग्रहों को लूटने वाली ताकतें उनसे संबंधित हैं। इससे पहले केवल रक्त कबीले के ग्रह को ही लूटा गया था और उन्हें संदेह तो था, लेकिन वे निश्चित नहीं थे। लेकिन ये समय अलग था। रक्तवंश की पैतृक भूमि में इस मामले पर लंबी चर्चा हुई। अंततः रक्त कबीले के बलवानों ने विभिन्न स्थानों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में बलवानों को भेजने का निर्णय लिया। उन्हें संदेह था कि जिन लोगों ने इन ग्रहों को लूटा है, वे संभवतः वे प्राणी हैं जो पहले गुलाम राज्य के 9 राज्यों में जीवित बचे थे। इस तरह की बात होने की बहुत संभावना है। परंतु फिर लूटपाट नहीं हुई। वह व्यक्ति गायब हो गया, मानो वह बिना किसी निशान के गायब हो गया हो। ... 1 साल देखते ही देखते बीत गया। एक उजाड़ ग्रह, एक गुफा के नीचे। जियोफेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां बहुत गहरी थीं और एक आकर्षक रोशनी चमक रही थी। मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है,
मैं देखने के लिए बाहर गया था। जियोफेन मुस्कुराया और फिर वापस चला गया। उसकी साधना में पुनः सुधार हुआ है और अब वह शून्यता क्षेत्र में वापसी के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया है। उनके पास अभी भी बहुत सी प्राचीन वस्तुएं हैं जिन्हें परिष्कृत नहीं किया गया है। पिछली डकैती बहुत सफल रही थी और लूटी गई प्राचीन वस्तुएं उसके लिए कुछ समय तक खर्च करने के लिए पर्याप्त थीं। जियोफेन के पास एक मजबूत आभा थी और उसकी ताकत पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर हो गई थी। उसने इतना बड़ा शोर मचाया और वे ताकतें पागल हो गई होंगी। गुफा से बाहर निकलने के बाद जियोफेन ने अपना असली रूप छुपाया और बाहर कुछ जानकारी प्राप्त की। परिणाम वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। वे ताकतें लगभग पागल थीं और उसकी डकैती के कारण एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया घटित हुई। यानी इन बड़ी ताकतों के संसाधन प्राप्त करने के तरीके बहुत कम हो गए हैं और उन पर बहुत असर पड़ा है। इन बड़ी शक्तियों द्वारा नियंत्रित ग्रहों में व्यवसाय, कैसीनो, नीलामी घर और टेलीपोर्टेशन सरनियां जैसे राजस्व स्रोत होते हैं। लेकिन जब से जियोफेन ने एक बार हंगामा किया है, तब से ये राजस्व बहुत कम हो गया है। हुंगतियन तारा क्षेत्र में हर किसी को इन शक्तियों द्वारा नियंत्रित ग्रहों की सुरक्षा पर संदेह होने लगा। उन्हें चिंता थी कि अगर वे इन शक्तियों के ग्रहों पर गए तो उन्हें लूट लिया जाएगा। 1 वर्ष बाद भी इस स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। ऐसा लगता है कि यह इस तरह से किया जा सकता है। जियोफेन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी डकैती कई ताकतों के लिए इतनी परेशानी का कारण बन सकती है। उन्होंने ये भी जाना कि वुशेन कबीले और वेयान कबीले ने हस्तक्षेप किया था। इन प्रमुख शक्तियों के ग्रहों पर कार्यभार संभालने के लिए बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को भेजा गया। ये खबर सुनकर जियोफेन की आंखें चमक उठीं। क्या इसका मतलब कि जियोफेन के पास वुशेन कबीले और वेयान कबीले के ग्रहों पर कार्रवाई करने का अवसर है? उसने पहले इन दोनों कुलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। पहला कारण ये था कि वह उन्हें सचेत नहीं करना चाहता था और दूसरा कारण ये था कि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। अन्य जातीय ताकतों में भी कई शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वेयान कबीला वुशेन कबीले से इस मायने में भिन्न है कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। यदि जियोफेन दाव शोधन क्षेत्र में एक मजबूत आदमी से उलझ जाता है तो उसे कोई भरोसा नहीं है कि वह बच सकता है। और यदि इन दोनों शक्तियों वाले ग्रहों पर कोई शक्तिशाली व्यक्ति न हो तो क्या होगा? अध्याय 1806 पिक्सन में नीलामी। जियोफेन फिर से चला गया। वह काफी समय से एकांतवास में था और अब उसे फिर से शांत होने की जरूरत थी। वह वुशेन कबीले और वेयान कबीले के कई ग्रहों पर यह जांचने के लिए गए कि क्या ये शुरू करने के लिए उपयुक्त था। लेकिन उसने पाया कि अंदर एक और रहस्य छिपा था। वहां खुले में कोई बलवान व्यक्ति नहीं बैठा था, बल्कि वास्तव में एक बलवान व्यक्ति अंधेरे में छिपा हुआ था, जो अपनी सांस रोकने के लिए जादुई व्यूह का प्रयोग कर रहा था। मुझे आकर्षित करना चाहते हो? जियोफेन ने मन ही मन बुदबुदाया। उन्हें संदेह था कि वुशेन कबीले और वेयान कबीले ने कुछ अनुमान लगा लिया है। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया कि वह पुनर्जीवित हो गया था, बल्कि उन्होंने सोचा कि ग्रह की पिछली लूट जियोजो के अन्य लोगों द्वारा की गई थी। अब ऐसा लगता है कि यह सचमुच संभव है। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर वह जल्दबाजी में काम करता तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करता। यदि कोई और होता तो वह सचमुच जाल में फंस सकता था। अफसोस की बात है, जियोफेन की खुद की उपलब्धियां बताई नहीं गई हैं। उसके पास वानजियांग दाव पैटर्न है। इस ग्रह में छिपी हुई संरचना आभा उससे कैसे छिपी रह सकती थी? जब जियोफेन ने पहले अन्य ग्रहों को लूट लिया था तो उसने कार्रवाई करने से पहले स्पष्ट रूप से अन्वेषण करने के लिए वानजियांग दाव पैटर्न का भी उपयोग किया था। वुशेन कबीले और वुशेन कबीले के प्रभाव क्षेत्र को छोड़ दें। जियोफेन ने इंतजार करने और देखने की योजना बनाई। ये ताकतें हमेशा इतनी रक्षात्मक नहीं हो सकती। उन्होंने कार्रवाई करने से पहले कुछ समय तक कम प्रोफाइल रखने की योजना बनाई। पीछे हटना, पर्याप्त वर्षा नहीं, कोई प्रगति नहीं। जियोफेन तारों भरे आकाश में भटकता रहा। हुंगतियन स्टार डोमेन के कानून और व्यवस्था अलग हैं। केवल बैक्सियान क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद ही स्वर्गीय क्लेश आएगा। इसलिए जब जियोफेन को फेनिक्सु क्षेत्र में पदोन्नत किया जाता है तो वह सुरक्षित रहता है। जियोफेन इस समय का लाभ उठाकर हुंगतियन स्टार डोमेन की यात्रा करने की योजना बना रहा है। देखिए कि क्या वह झाओ वूजी और अन्य लोगों से समाचार प्राप्त करने में भाग्यशाली हो सकता है, ताकि उसे गुप्त क्षेत्र के खुलने के लिए 100 साल तक इंतजार न करना पड़े। 10 दिन बाद जियोफेन एक विशाल ग्रह पर आया। इसका आंतरिक क्षेत्र विस्तृत और विस्तारित है, जो कि जियोफेन द्वारा पहले लूटे गए ग्रह से 100 गुना अधिक बड़ा है
और आध्यात्मिक शक्ति भी अत्यंत समृद्ध है। लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। ये बहुत जीवंत है। ये ग्रह पिक्सिन गेट द्वारा नियंत्रित है। ये पिक्सिन संप्रदाय के कई ग्रहों में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। लियुवुयान, ये जानते हुए कि यह ग्रह पिक्सिन संप्रदाय द्वारा नियंत्रित है, जियोफैन ने अनजाने में उस महिला के बारे में सोचा जिसे उसकी बहू होने का संदेह था। दिलचस्प, जियोफैन मुस्कुराया और इधर उधर चला गया। ये ग्रह बहुत समृद्ध है और इसमें सब कुछ है, और इसमें बड़ी संख्या में पिक्सिन संप्रदाय के मजबूत लोग बैठे हैं, इसलिए ये सुरक्षित और चिंता मुक्त है। जियोफैन ने इस ग्रह पर दाओ रिफाइनिंग दायरे की कई सांसों को महसूस किया, जो बहुत मजबूत हैं। वह नहीं जानता था कि जियोफैन के पास कितने आत्मा पत्थर थे, लेकिन वहां आश्चर्यजनक स्तर तक बहुत सारे स्रोत पत्थर थे। उसने कई ग्रहों को लूटा और अमीर बनने की अपनी पहली सीढ़ी पूरी की। जियोफैन ने सबसे पहले ग्रह पर सबसे बड़ा व्यवसाय पाया और फिर अपने शरीर पर मौजूद सभी आत्मिक पत्थरों को स्रोत पत्थरों से बदल दिया। स्रोत पत्थरों में आध्यात्मिक शक्ति भी होती है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा आत्मा के पत्थरों की तुलना में बहुत दूर है, और स्रोत पत्थरों में कानूनों की शक्ति भी होती है, जो रिटर्न टू वर्ल्ड दायरे से ऊपर के मजबूत पुरुषों के लिए अभ्यास करने के लिए अधिक उपयुक्त है। शून्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद सबसे अच्छे आध्यात्मिक पत्थर भी साधना के लिए बेकार हो जाते हैं। जियोफैन ने अपने ऊपर आध्यात्मिक पत्थरों का आदान प्रदान किया और अंततः उसे आश्चर्यजनक मात्रा में स्रोत पत्थर प्राप्त हुए। यहाँ तक कि व्यवसाय से जुड़े लोग भी हैरान रह गए। वे सब आश्चर्यचकित थे कि इस आदमी को इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर कहाँ से मिले। जियोफैन द्वारा आध्यात्मिक पत्थरों का आदान प्रदान करने के बाद उनकी अंतिम निवल संपत्ति 500 मिलियन स्रोत पत्थरों तक पहुंच गई। जियोफैन अपनी कुल संपत्ति से काफी संतुष्ट था। ब्राइट रियल्म की यू क्योंग्याओ ब्राइट रियल्म की युवा दुष्टों में से एक थी, लेकिन उसकी कुल संपत्ति केवल कुछ मिलियन स्रोत पत्थरों की थी। वांग परिवार के वांग टेंग तो और भी गरीब थे। जियोफैन ने केवल कुछ दिनों तक काम किया और बहुत सारे स्रोत पत्थर अर्जित किए। अभी भी बहुत सारी सामग्रियां, गोलियां और जादुई उपकरण हैं जिनका प्रसंस्करण नहीं किया गया है। यदि उन चीजों को भी संसाधित किया जाता है तो जियोफैन की कुल संपत्ति कम से कम 1 बिलियन स्रोत पत्थरों तक पहुंच जाएगी। ये याद करते हुए कि जियोफैन जब पुनर्जन्म में था तो उसके पास पैसे नहीं थे और वह कुछ ही वर्षों में फिर से अमीर बन गया, वह थोड़ा भावुक दिखाई दिया। जियोफैन दुकान से बाहर जाने वाला था, लेकिन दुकानदार ने उसे रोक दिया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, सर, कृपया ये टोकन स्वीकार करें। आप पिक्सिन मेन स्टोर, नीलामी घर आदि में वीआईपी होंगे और विशेष सुविधा का आनंद लेंगे। जियोफैन ने टोकन ले लिया। यह एक सुनहरा टोकन था जिसके बीच में पिक्सिन शब्द लिखा हुआ था। धन्यवाद। जियोफैन ने सिर हिलाया और दुकान से बाहर जाने के लिए मुड़ा। जो चीज किसी और ने मुफ्त में दी है उसे क्यों न ले लिया जाए। क्या तुमने सुना? वांग परिवार से वांग चुलान यहाँ हैं। क्या वह नीलामी में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं? मैंने सुना है वह है। चलो चलें और देखें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जैसे ही जियोफैन दुकान से बाहर निकला, उसने सड़क किनारे कई लोगों को जल्दी जल्दी चलते हुए सुना। वांग चुलान। जियोफैन आश्चर्यचकित हो गया और उसने एक राहगीर को पकड़कर पूछा कि वांग चुलान कौन है। वांग चुलान, वांग परिवार से, स्वर्ग की बेटी, वांग टेंग की बड़ी बहन, वांग परिवार का दुष्ट। जिस व्यक्ति को जियोफैन ने रोका था उसने सम्मानपूर्वक कहा। जियोफैन उससे अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए उसने उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग की जैविक बहन। जियोफैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक हंस पड़ा। ये भाग्य था। नीलामी किस बारे में है? जियोफैन ने फिर पूछा। पिक्सिन संप्रदाय हर कुछ दशकों या सदियों में एक बड़ी नीलामी आयोजित करता है, जिसके दौरान वे सभी क्षेत्रों से युवा राक्षसों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या वांग चुलान यहाँ नहीं है? आदमी ने कहा। जीवन के सभी क्षेत्रों में। जियोफैन दंग रह गया, फिर भीड़ के पीछे चला गया। पिक्सिन संप्रदाय काफी प्रतिष्ठित दिखता है। इस अवधि के दौरान जियोफैन ने कई राहगीरों को इस नीलामी के बारे में चर्चा करते हुए सुना और वे राक्षस कौन थे जो इसमें भाग लेने आएंगे। जो इस बार पिक्सिन में नीलामी में भाग लेने आए थे, केवल वांग परिवार का वांग चुलान ही नहीं, जिवेक्सुआन के बैंगनी हवेली ताओवादी लिंग जियाओ भी आए, और बुटियन मंडप के बुजुर्ग भी आएंगे। बुटियन मंडप कीमिया, हथियार शोधन और जादू की खेती का एक वंश है। जब भी हुंतियान स्टार क्षेत्र में कोई नीलामी होगी, ये बल निश्चित रूप से भाग लेगा। अध्याय 1807 बुटियन मंडप में महिला। रास्ते में
जियोफैन ने अपने आसपास के लोगों की चर्चाएं सुनी और वह ये भी जानता था कि इतने सारे लोग नीलामी करने के लिए पिक्सनमेन में क्यों आए थे। इन ताकतों का पिक्सन संप्रदाय से कुछ संबंध है। ये या तो एक सहकारी संबंध है या दीर्घकालिक गठबंधन है, इसलिए वे नीलामी का समर्थन करने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे ही। और इन बलों के लोगों को उन वस्तुओं पर भी छूट दी जाएगी जिनके लिए वे बोली लगाएंगे। जियोफैन ने लोगों के एक समूह का पीछा किया और दूरी पर उड़ते हुए लोगों के समूह को देखा। वहां एक राक्षस की कार है। राक्षस बैंगनी हवा में ढका हुआ था और बहुत राजसी था। आसपास अनगिनत शक्तिशाली मनुष्य प्रतीक्षा कर रहे थे और बैक्सियान दायरे के कई लोग। जियोफैन ने अंधेरे में दाओ रिफाइनिंग दायरे की सांस भी महसूस की। देखो, वांग चुलान यहाँ है, पास से किसी ने चिल्लाकर कहा। जियोफैन ने वांग टेंग की शैली पहले भी देखी थी, लेकिन वह वांग चुलान जितना बड़ा नहीं था। ऐसा लगता है कि वांग चुलान वांग टेंग से बेहतर है, जियोफैन ने धीमी आवाज में कहा। क्या यह नहीं है? वांग चुलन को वांग परिवार की समकालीन प्रतिभा का सबसे कुख्यात वंशज कहा जाता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह एक बेटी है। बगल में किसी ने जियाओफैन को जवाब दिया। जियोफैन दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या कोई इतना उत्साही भी होता है? जियाओफैन ने इस आदमी को देखा। ये पीले रंग की पोशाक पहने एक युवा व्यक्ति था, जिसके चेहरे की विशेषताएं नाजुक थीं और जीवन हत्या का नौवां स्तर था। जब उसने पाया कि जियोफैन उसकी ओर देख रहा है, तो उस आदमी ने भी जियोफैन की ओर देखा और एक चमकदार मुस्कान दिखाई। भाई नमस्ते, मैं शियायुनान में हूँ। मुझे आपका नाम जानना है। पीले लबादे में युवक मुस्कुराया और बहुत उत्साहित था, और उसने जियोफैन को झुककर प्रणाम किया। मैं जियोफैन। जियोफैन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोला। उसे यूनान से कोई दुर्भावना महसूस नहीं हुई, लेकिन यह व्यक्ति बड़ा अजीब है। दूसरे पक्ष के पास जान से मारने का ही अधिकार है। क्या तुम्हें अपने आप को देखकर घबराहट नहीं होती? वह आभासी दुनिया में लौट आया है। मेरे भाई को फोन करते समय इतनी सहजता। भाई जियो, नमस्ते। क्या आप नीलामी में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं? यूनान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, जियोफैन ने सिर हिलाया। ऐसा ही होता है। भाई जियाओ, आपके और मेरे बारे में क्या ख्याल है? ओह, यह नहीं है। ठीक है, बस इतना ही। जियोफैन ये देखकर हैरान था कि यूनान कितना परिचित था। क्या ये ठीक है? क्या दूसरा पक्ष भी इतना आश्वस्त है? जियोफैन पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन इसी दौरान उसने यूनान को चिल्लाते हुए सुना। भाई जियो, देखो, वांग चुलान बाहर है। जियोफैन दंग रह गया और नीचे देखने लगा। आध्यात्मिक पशुकार पर वांग चुलन धीरे धीरे उसमें से बाहर निकला। उसने एक सफेद पोशाक पहन रखी थी, एक स्पष्ट और परिष्कृत उपस्थिति के साथ, और उसका सुंदर चेहरा उत्तम था, विशेष रूप से उसकी आंखें, जिसने अनगिनत पुरुषों को मोहित कर दिया। मैं वांग टेंग की तरह नहीं दिखता, जियोफैन ने धीमी आवाज में कहा। ये सही है। वांग टेंग चांग एक देहाती लड़का है, वह अपनी बहन के साथ कैसे तुलना कर सकता है? यूनान ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया और जियोफैन की बातों से बहुत सहमत हुई। जियोफैन, वह इस आदमी के बारे में भूल गया। वांग चुलान के स्पिरिट बीस्ट कार से बाहर निकलने के बाद उसने उसका करीब से पीछा किया और एक अन्य व्यक्ति कार से बाहर आया। ये काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति है जिसके चेहरे पर गर्व का भाव है। वांग टेंग। जियोफैन दंग रह गया, वह उससे कहीं भी क्यों मिल सकता था? क्या ये कछुआ पोता यहाँ है? यूनान ने उसके पास चुपचाप बड़बड़ाया। हालांकि दूसरा पक्ष बहुत शांत था, लेकिन जियोफैन ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। क्या दूसरा पक्ष वांग टेंग को जानता है? अन्यथा मैं इस लहजे में बात नहीं करता। कौन है ये? साधारण लोग वांग टेंग को कैसे जान सकते हैं? क्या आपने वांग टेंग को कछुआ पोता बताया है? जियोफैन को यूनान में थोड़ी दिलचस्पी हो गई। वहाँ देखो, बुटियन मंडप से लोग भी यहाँ हैं। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। दूसरी दिशा में एक उड़ने वाली नाव धीरे धीरे उड़ती हुई आई। इसे उड़ने वाली नाव कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक विशाल जहाज जैसा है, अत्यंत भव्य। जहाज पर 3 बड़े शब्द बुटियन पवेलियन उत्कीर्ण हैं। उड़ती हुई नाव धीरे से रुकी और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया, जो भूरे रंग का लबादा पहने हुए था और किसी परी जैसा दिख रहा था। वह कौन है? जियोफैन आश्चर्यचकित हुआ और यूनान की ओर देखा। बुतियान मंडप के तीसरे बुजुर्ग पुराने ताओवादी हुनशुआन। यूनान ने सहजता से कहा। जियोफैन ने सिर हिलाया। यूनान को वास्तव में कोई समस्या थी। वांग टेंग को बीसन के रूप में वर्णित किया गया है।
तीसरा सबसे बुजुर्ग और पुराना ताओवादी जिसे बुटियन मंडप कहा जाता है। हालांकि चूंकि जियो फैन दूसरे पक्ष की दुर्भावना को महसूस करने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह इसे उजागर करने में बहुत आलसी था। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कोई रास्ता नहीं। वह कौन है? हे भगवान, मेरी सुंदरता वांग चूलान से किसी भी तरह कम नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पास ही में दहाड़ने की आवाज आई। वृद्ध ताओवादी हुनशुआन के पीछे दर्जनों युवक युवतियां चल रहे थे, जिनमें से 2 तो इतने आकर्षक थे मानो परियां धरती पर उतर आई हों। बहुत सुंदर। बुटियन मंडप में ऐसी सुंदरता कब होगी? जब यूनान ने 2 महिलाओं को उल्टी हुई नाव से नीचे आते देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके मुंह में पानी आ गया। भाई जियाओ, देखो देखो। यूनान ने जियाओ फैन की तरफ देखा, लेकिन पाया कि उसकी आंखें उससे भी अधिक सीधी थीं। भाई जियो, क्या आप ठीक हैं? नहीं, ये ठीक है। जियो फैन चकित लग रहा था और थोड़ी देर बाद वह अपने होश में आया। वह बेहद खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति अभी अभी उल्टी हुई नाव से नीचे आया है, ये मियाओइन और चांगसुन। भाई जियो, तुम्हारे पास खुद को नियंत्रित करने की इच्छा शक्ति नहीं है। मेरी तरफ देखो, मैं इतनी खूबसूरत महिला को देखकर भी शांत रह सकता हूँ। यून गर्व से मुस्कुराया। अध्याय 1808। ये कौन है? जियो फैन को अपने बगल में यून की परवाह नहीं थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह यहाँ ये मियाओइन और चांगसुन से मिलेगा। क्या ये दोनों एक साथ बुटियन मंडप में शामिल हुए थे? अब तो ऐसा लगता है। दोनों महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ीं, लेकिन अचानक वहीं रुक गईं और चारों ओर देखने लगीं। उनके चेहरों पर ऐसा आश्चर्य लिखा था जिसे छिपाया नहीं जा सका। उन्होंने जियाओ फैन को देखा और फिर दूर जाने से पहले काफी देर तक देखते रहे। क्या हुआ? बुटियन मंडप के बुजुर्ग होंग जुवान ने पूछा। कुछ भी नहीं, बस एक नजर, दोनों महिलाओं ने कहा और फिर आगे बढ़ गईं। जियो फैन बहुत उत्साहित था, लेकिन उसने जल्दी से अपनी उत्तेजना को दबा दिया। वह सोच रहा था कि क्या मिलना चाहिए और एक दूसरे को पहचानना चाहिए। पहले इसे भूल जाओ। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और स्थिति देखने की योजना बनाई। अब ऐसा लगता है कि ये दोनों पक्षों के लिए मिलने का एक अच्छा अवसर है। लेकिन जियो फैन को बुटियन मंडप में 2 महिलाओं की स्थिति का पता नहीं था। दोनों महिलाओं के आसपास न केवल बुटियन मंडप के बूढ़े लोग मौजूद थे, बल्कि अंधेरे में छिपे हुए अन्य शक्तिशाली लोग भी थे। जियो फैन ने पहले एक नज़र डालने की योजना बनाई। जियो फैन ने सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये देखकर कि ये मियाओइन और चांगसुन ठीक थे, जियो फैन बहुत अच्छे मूड में था। उसी समय वह अभी भी लैन झांके, हुरुई, नानगोंग लिंगक्सुआन और अन्य के बारे में सोच रहा था और उनकी हाल की स्थिति के बारे में चिंतित था। भाई जियो, अरे होश में आओ, मत देखो, सब चले गए हैं। यूनान ने जियो फैन को धक्का दिया। जियो फैन अवाक था। क्या वह इस बच्चे से परिचित था? लेकिन भूल जाओ, मैं इतना आलसी था कि उस पर ध्यान नहीं दे पाया। अब जियो फैन अच्छे मूड में था। जियो फैन ने उन 2 महिलाओं की आकृतियों को देखा, जो ग्रह पर विशाल शहर में बुटियन मंडप के बुजुर्गों का पीछा कर रही थी। जल्द ही पिक्सिंगेट के ताकतवर लोग शहर में उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गए। उन्होंने न केवल बुटियन मंडप से आए कई लोगों का स्वागत किया, बल्कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने विशेष रूप से वान परिवार का स्वागत किया। ये लोग वहां उनके साथ थे और उन्होंने दोनों पक्षों का स्वागत किया। इस दौरान बुटियन मंडप के 2 युवक चापलूसी भरे भाव दिखाते हुए ये मियाओइन और चांगसुन की चापलूसी कर रहे थे, लेकिन दोनों महिलाओं ने उनकी अनदेखी की। जियो फैन ने पूरा दृश्य देखा। कौन है वे? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई, उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने दोनों महिलाओं को गायब होते देखा। वे 2 लोग। यूनान ने शियाओ फैन की निगाह का अनुसरण करते हुए कहा, बुटियन मंडप के शिष्य चेंग हुई और सोंग झे कई वर्षों से बुटियन मंडप में शामिल हैं। जियो फैन ने भावशून्य होकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दिया। क्या यह अपनी पत्नी को लुभाने के लिए है? मौत की तलाश में जियो फैन वहां से चला गया और उस दिशा में चला गया जहां से बुटियन मंडप के लोग गए थे। उसे ये 2 लोग याद आए। बाद में उसे मौका मत देना, वरना इस बदले का बदला तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी पर भी नजर डालने की हिम्मत की। भाई जियो, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा इंतजार करो, यूनान ने उत्सुकता से कहा और जियाओ फैन के पीछे भागी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जियो फैन आश्चर्यचकित था। वह इस आदमी से केवल एक बार मिला था, वह मुझसे इतना परिचित कैसे हो सकता है?
क्या वह सचमुच मेरे साथ भाग गया? हे, तुम्हारा और मेरा साथ होना तय है। यूनान ने अपने दांत दिखाए और खिलखिलाकर मुस्कुराया। भाड़ में जाओ, जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन यूनान ने उसका पीछा किया। चाहे कुछ भी हो, जियोफैन के पास कोई विकल्प नहीं था। उन दोनों के जाने के कुछ ही देर बाद बड़ी ताकतों के कई लोग उनके पीछे आ गए। जिवेक्सुआन के जिफू दाऊती लिंगक्सियाओ भी आए। वहां कई बड़ी जातियों के वंशज भी थे, जिनके साथ शक्तिशाली लोग भी थे। बुटियन मंडप के बुजुर्ग ये मियाओइन, चांगसुन निंग और अन्य लोग एक शानदार हॉल में दाखिल हुए। यह एक विश्राम स्थल था जिसे पिक्सिंगेट द्वारा दूर से आने वाली इन बड़ी ताकतों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। भाई जियो, क्या आपको वास्तव में उन दो महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है? यूनान ने पूछा। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा। इसके बाद वह मुड़कर चला गया। जियोफैन पहले ही यहाँ ये मियाओइन और चांग सुनिंग से मिल चुका था, इसलिए उसने फिलहाल जाने की योजना नहीं बनाई थी। कम से कम वह नीलामी में भाग ले सकता था और देख सकता था कि क्या वह दोनों महिलाओं के साथ अकेले समय बिता सकता है। अरे, मेरा इंतजार करो, भाई जियाओ। यूनान इतना जिद्दी था कि उसने जियोफैन को पहचान लिया। ... यह नीलामी मूलतः 3 दिन में आयोजित होने वाली थी। बुटियन मंडप की सेनाओं को बहुत सारे खजाने और सामग्रियों की आवश्यकता थी। चाहे वह कीमिया हो, शोधन उपकरण हो या जादुई व्यूह रचनाएं हो, इन सभी में भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी। जब तक होंगतियन स्टार क्षेत्र में बड़ी नीलामी होगी, वे निश्चित रूप से अपरिहार्य होंगे। ये मियाओइन और चांग सुनिंग आमने सामने बैठे थे। बीच में धूपबत्ती की मेज पर आध्यात्मिक चाय रखी हुई थी। बहन, क्या तुम्हें अभी अभी कोई जानी पहचानी सांस महसूस हुई? चांग सुनिंग ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, बहुत परिचित है। क्या ये मियाओइन ने बड़बड़ाया। क्या ये वह हो सकता है? ये संभव है। मैंने पहले भी उस क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग किया था, और हालांकि मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन परिचित भावना गलत नहीं है। क्या वह सचमुच मरा नहीं है? शश, इस मामले पर बकवास मत करो, बस ऐसा दिखावा करो कि तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, बेशक यह जियाओफैन था। उनकी शादी को सैकड़ों साल हो गए हैं, और भले ही जियोफैन ने अपना रूप बदल लिया हो, फिर भी जब वह पास में दिखाई देता है तो वे इसे महसूस करते हैं। इस समय कमरे के बाहर सोंग तुओ और चेंग हुई अपने चेहरों पर मुस्कान लिए धीरे धीरे चल रहे थे। जूनियर सिस्टर, मैंने सुना है कि इस ग्रह पर 10,000 फूलों का एक बगीचा है। वहां का नज़ारा बहुत सुंदर है। क्या आप इसे देखने के लिए वहां जाएंगी? सोंग तुओ ने ये मियाओइन को देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराई। हाँ, जूनियर बहन निंग, मैं भी आपको वहां जाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। चेंग हुई ने चांग सुन निंग को देखा और खिलखिलाकर मुस्कुराई। दोनों लड़कियां पहले तो उत्साहित थीं, लेकिन जब उन्होंने उन दो पुरुषों को देखा तो उनके चेहरे फिर से ठंडे पड़ गए। नहीं, हमें परेशान मत करो। अध्याय 1809 सभी सेनाएं एकत्रित हुईं। चेंग हुई और सोंग तुओ के चेहरे बहुत बदसूरत लग रहे थे। उन्हें याद नहीं कि उन्हें कितनी बार अस्वीकृत किया गया। तो ठीक है, दोनों जूनियर बहनें पहले थोड़ा आराम करेगी और फिर बाद में इस बारे में बात करेगी। जूनियर बहन, कृपया पहले आराम करें, मैं पहले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। दोनों निराश होकर कमरे से बाहर चले गए। जब से ये मियाओइन और चांगसुन निंग बुटियन मंडप में शामिल हुए हैं, चेंग हुई और सोंग तुओ ने उन्हें पहचान लिया है। जब आप ठीक होंगे तो आप मेहनती और मूर्ख होंगे, लेकिन दोनों महिलाएं इसकी आदी हैं। इससे पहले जब बुटियन मंडप में उनका महत्व नहीं था, तो वहां अधिक पुरुष थे जिनके पास उनका विचार था। चांगसुन निंग के पास अब जीवन क्षेत्र के 8वें स्तर को मारने की ताकत है। ये मियाओइन में जीवन हत्या क्षेत्र के 9वें स्तर को मारने की ताकत है। अब उन्हें बुटियन मंडप में विरासत का शिष्य माना जाता है और बुटियन मंडप में मजबूत लोगों द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। दोनों औरतें एक दूसरे की ओर देखने लगीं, और उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोली। हर कोई इस बारे में सोच रहा है, क्या आज मैं जो आभा महसूस कर रहा हूं वह वास्तव में जियाओफैन है? इन 200 वर्षों के बाद ये मियाओइन और चांगसुन निंग ने भी बार बार याद किया कि जियोफैन ने पहले क्या कहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह नहीं मरेगा। जियोफैन ने ये वाक्य बहुत सकारात्मक और गंभीरता से कहा। पहले तो वे सभी पीड़ा में डूबे हुए थे, लेकिन होंगतियन स्टार डोमेन की समझ के साथ उन्होंने सीखा कि मौत का नाटक करने और जीवन से भागने के कई गुप्त तरीके हैं।
तो उन्हें थोड़ा संदेह हुआ, क्या ज़ियाओ फैन के पास भी यही तरीका था, इसलिए वह अभी भी जीवित था। उस समय वह चुड़ैल देवताओं के हाथों नहीं मरा था। बेशक ये दोनों महिलाओं के बीच का अनुमान मात्र है। अब मुझे वह परिचित सा लगता है, मानो अभी अभी जियो फैन उन्हें पास से देख रहा था। ... समय गुजर जाता है। 3 दिन बाद पिक्सलमैन की नीलामी शुरू होने का समय आ गया है। नीलामी एक भव्य हॉल में आयोजित की गई। पिक्सलमैन की पिछली नीलामी यहाँ हुई थी। नीलामी हॉल बहुत बड़ा है और इसकी सामग्री लाखों लोगों के लिए पर्याप्त है। पिछले कुछ दिनों में इस ग्रह पर अधिकाधिक शक्तिशाली लोग आए हैं, जो सभी नीलामी में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। बुटियन मंडप के वरिष्ठ पुराने ताओवादी हुनशुआ ने बुटियन मंडप की विरासत के शिष्यों को प्रवेश के लिए प्रेरित किया। चांगसुन निंग और ये मियाओइन भी इसमें हैं। सोंग तुओ और चेंग हुई हमेशा किनारे पर खड़े रहते थे, उनके चेहरों पर चापलूसी भरी मुस्कान रहती थी। ये बल पिक्सन संप्रदाय का नियमित आगंतुक है, इसलिए इसके साथ पिक्सन संप्रदाय के विशेष लोग और विशेष सुरुचिपूर्ण सीटें होती हैं, जिससे नीलामी की वस्तुओं को बेहतर ढंग से देखा जा सकता है। ये पिक्सन संप्रदाय के लिए इन प्रमुख ताकतों के साथ मित्रता बनाने का एक साधन भी है। ज़िवेक्सुआन के ज़िफू दाऊती बॉडी लिंगजियो भी आए। वह सुंदर और सुरुचिपूर्ण है, उसकी आंखों में बैंगनी चमक बहती है, लंबे बैंगनी बाल हैं और असाधारण स्वभाव है। उसके अलावा बैक्सियांग दायरे से 2 बुजुर्ग ज़िवेक्सुआन यहाँ हैं, जो सतह पर लिंगजियो की सुरक्षा की रक्षा कर रहे हैं और गुप्त में अन्य ताओवादी रक्षक भी हैं। लिंगजियाओ ज़िवेक्सुआन में दसियों हजारों या सैकड़ों हजारों सालों से सबसे शक्तिशाली राक्षस है। अगर वह भविष्य में पूरी तरह से बड़ा हो जाता है, तो वह ज़िवेक्सुआन को एक उच्च गौरव की ओर ले जा सकता है, या यहाँ तक कि अन्य ताकतों को दबा सकता है और होंगतियन स्टार डोमेन के पैटर्न को बदलने की क्षमता रखता है। दूसरी ओर मानव जाति के वान परिवार के सगे भाई वान चूलान और वान टेंग भी आए। वान परिवार की एक गौरवशाली और सुंदर बेटी वान चुलान में वान टेंग से अधिक प्रतिभा और ताकत है। यह अफसोस की बात है कि वह एक बेटी है, अन्यथा भविष्य में वान परिवार का नेतृत्व उसके द्वारा किया जाएगा। वान टेंग पहले एक प्रसिद्ध मानव राक्षस था। रक्त कबीले ग्रह को वान टेंग द्वारा लूटे जाने का संदेह होने के बाद उसकी प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई है। यहाँ तक कि बाहर भी ऐसी अफवाहें हैं जिन पर हमेशा विश्वास करें। ये वान टेंग है जिसने वैम्पायर ग्रह पर लूटपाट की थी। ये सिर्फ इतना है कि रक्त कबीले ने वान परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने बाद में हार मान ली। भले ही कैंगटियन बादाओ बॉडी पीछे से प्रकट हो और अन्य ग्रहों को लूट ले, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि वान टेंगगन के मामले रक्त कबीले से हैं। ज़िवेक्सुआन और वान चुलान, वान परिवार के अन्य लोगों ने भी इसका नेतृत्व किया और इसे विशिष्ट निजी कक्ष में ले आए। तुम ईमानदार हो, तुम्हें इन दिनों मेरी नज़रों से ओझल होने की इजाज़त नहीं है। क्या तुम समझते हो? वान चुलान ने वान टेंग की ओर देखा और उससे कहा, मैं समझ गया, बहन। वान टेंग ने असहाय होकर कहा, पिछली बार जब रक्तवंश वान परिवार के लिए परेशानी का कारण बन गया था, वह अपने परिवार तक ही सीमित रहे और कभी भी वान परिवार से बाहर नहीं निकले। इस बार जब वान चुलान नीलामी में भाग लेने के लिए वान परिवार की ओर से आने वाला था, तो उसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वान परिवार को स्टील न बना पाने का अफसोस है, जो इसका एक पहलू है। दूसरी ओर मुझे चिंता है कि रक्त कबीला वान टेंग के लिए प्रतिकूल होगा। इन 3 ताकतों के बाद कई ताकतें आ रही हैं। तलवार संप्रदाय और वुलियान पैलेस जैसी प्रमुख ताकतों और अन्य प्रमुख जातियों ने प्रतिनिधि भेजे। बेशक वे अपने प्रत्यक्ष वंशजों को नहीं भेजेंगे, बल्कि कुछ पुरनियों को ही सैर के लिए भेजेंगे। नीलामी हॉल में प्रवेश करते समय प्रमुख बलों के लोगों के लिए अलग मार्ग होते हैं। न केवल निरीक्षण और सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, बल्कि सेवा के लिए समर्पित लोग भी हैं, और बाकी धीमे हैं। प्रवेश करने के लिए आपको बाहर स्थित स्रोत पत्थर पर भुगतान करना होगा। स्रोत पत्थरों के लिए शुल्क महंगा नहीं है, तथा प्रवेश शुल्क के रूप में 10 स्रोत पत्थर लगते हैं। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग हैं। जियो फैन का अनुमान है, यदि वह नीलामी घर को लूटता है, तो वह निश्चित रूप से सैकड़ों मिलियन स्रोत पत्थर बना लेगा। ये बड़ा सौदा है, लेकिन पिक्सन संप्रदाय के साथ उसका कोई द्वेष या दुश्मनी नहीं है, और उसकी ताकत अभी भी इस ग्रह पर विजय पाने में असमर्थ है। लियू वुयान और जियोली के बीच भी रिश्ता है। उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया। क्या होगा अगर यह सचमुच हो जाए? वह अपने ससुराल वालों के बारे में नहीं सोच सकता है ना। अध्याय 1810 मुझे कुछ स्रोत पत्थर उधार दो। भाई जियो,
हमें अंदर जाने से पहले कितनी देर तक इंतजार करना होगा? यूनान ने जियाओ फैन के पास से पूछा। जियो फैन असहाय दिख रहा था। इन 3 दिनों के दौरान यूनान ने उसे पहचान लिया था। उसे डर था कि जियो फैन भाग जाएगा, और जब जियो फैन ने रहने के लिए एक अस्थायी गुफा किराए पर ली, तब भी यूनान बेशर्मी से उसका पीछा करता रहा। इसे कहते हैं, उन दोनों का एक साथ होना तय है। जियो फैन हैरान था, आखिर यह आदमी क्या करना चाहता था? आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे कैसे पता? जियो फैन ने दुखी होकर कहा। वह ये भी जानना चाहता था कि जल्दी कैसे करें। बहुत सारे लोग थे जो पिशिनमेन के नीलामी घर में प्रवेश करना चाहते थे। भले ही वहां सैकड़ों पिशिनमेन के मजबूत लोग एक ही समय में स्रोत पत्थर इकट्ठा कर रहे हों और लोगों को रिहा कर रहे हों, लेकिन गति बहुत धीमी थी। जियाओ फैन के सामने लगभग 10,000 लोग थे, सभी अपने स्रोत पत्थर सौंप रहे थे और प्रवेश के लिए कतार में खड़े थे। भाई जियो, देखो, उधर देखो, वो व्यक्ति लाइन में कटौती कर रहा है। यूनान चिल्लाया और सामने की ओर इशारा किया। जियाओ फैन ने देखा और एक अलग रास्ते में एक भूरे बालों वाले बूढ़े आदमी को पाया। उसने बीच में पिशिन शब्दों के साथ एक चांदी का टोकन निकाला और फिर पिशिन गेट के लोगों ने उसे जाने दिया। क्या मैं लाइन में आगे निकल सकता हूँ? जियो फैन को याद आया कि जब उसने अपने आत्मा पत्थरों को स्रोत पत्थरों के लिए एक्सचेंज किया था, तो व्यापार के दुकानदार ने उसे एक सुनहरा टोकन दिया था। उन्होंने जियो फैन को यह भी बताया कि इस टोकन को पाइशिन गेट के दायरे में विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जियो फैन ने इसके बारे में सोचा और सुनहरा टोकन निकाल लिया। मेरे पीछे आओ। जियो फैन ने यूनान को देखा, फिर उस गलियारे की ओर बढ़ गया जहां से बूढ़ा आदमी अभी अभी निकला था। यूनान दंग रह गई, फिर सिर हिलाया और जियाओ फैन के साथ चली गई। उसने जियाओ फैन के हाथ में भी टोकन देखा। बीच में 2 अक्षर पिक्सिन हैं, और रंग से देखते हुए यह अभी के चांदी के टोकन की तुलना में अधिक उन्नत लगता है। जियो फैन ने यूनान को लिया और पिक्सिन गेट के ताकतवर व्यक्ति के पास गया, जिसने बूढ़े आदमी को अभी अभी जाने दिया था। क्या आप टोकन लेकर लाइन में आ सकते हैं? जियो फैन ने पूछा। इसे लाइन में कटना नहीं कहते। ये हमारे पिक्सिन गेट की ओर से हमारे विशिष्ट अतिथियों के प्रति विशेष शिष्टाचार है। पिक्सिन गेट के ताकतवर व्यक्ति ने धीरे से समझाया। क्योंकि पिक्सिन गेट टोकन में विशेष उपचार हो सकता है, वे अक्सर यहाँ समझाते हैं, इसलिए वे इसका उपयोग करते हैं। तो उसने सोचा कि जियो फैन भी लाइन में कटौती के बारे में पूछ रहा था। क्या ये काम करेगा? क्या मैं लाइन में आगे निकल सकता हूँ? जियो फैन ने उसके हाथ में रखा सुनहरा टोकन फेंक दिया। यह जैसे ही बलवान व्यक्ति ने सोने का टोकन पकड़ा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। यह एक स्वर्णिम टोकन है जो केवल उन लोगों को जारी किया जाएगा जिनके पास कम से कम सैकड़ों मिलियन स्रोत पत्थरों की कुल संपत्ति होगी। प्रिय अतिथि, आप अवश्य आ सकते हैं। कृपया अंदर आइए। पिक्सिन गेट के ताकतवर व्यक्ति ने तुरंत अपना रवैया बदल दिया और अत्यंत सम्मानजनक व्यवहार किया। वह नीचे झुका और घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से जियाओ फैन के सामने सुनहरा टोकन पकड़ लिया। जियो फैन एक पल के लिए दंग रह गया, इतना उपयोगी। फिर उसने टोकन ले लिया और शांति से सिर हिलाया। इतना ही नहीं, पिक्सिनमेन बलवान ने तुरंत चिल्लाकर पिक्सिनमेन नौकरानी को बुलाया और जियो फैन का नेतृत्व करने के लिए कहा। सर, आपके पास मेरा पिक्सिनमेन स्वर्ण पदक है, इसलिए आपको आगे की पंक्ति में सीट मिलनी चाहिए। कृपया अंदर आइए। जियाओ फैन को पिक्सिनमेन नौकरानी द्वारा नीलामी स्थल तक ले जाया गया। विशाल एवं भव्य हॉल, केंद्रीय प्रदर्शनी स्टैंड के सामने। प्रदर्शनी स्टैंड के सामने अलग निजी कमरे हैं। प्रत्येक निजी कमरा अलग है और एक शक्तिशाली पार्टी के लोग एक निजी कमरे में हैं। जियो फैन ने बुटियन मंडप से ये मियाओइन, चांगसुन निंग और अन्य लोगों को देखा। वे मुस्करा उठे। फिर उन्होंने वांग चूलान, वांग टेंग और वांग परिवार के अन्य सदस्यों को भी देखा। इसके अलावा भी कई अन्य शक्तिशाली लोग हैं। पिक्सिनमेन की नौकरानी जियाओ फैन को सामने के पास एक निजी कमरे में ले गई। यह एक अच्छा स्थान भी था और उनके सामने आनंद लेने के लिए आध्यात्मिक फल और आध्यात्मिक चाय भी थी। लेकिन यह स्थान अभी भी निजी कमरे से एक स्तर नीचे था। जियो फैन ने पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं निजी कमरे में जा सकूं? सर, आपको निजी कमरे में प्रवेश करने के लिए एक काले सोने के टोकन की आवश्यकता है, और केवल हमारे पिक्सिनमेन के बुजुर्गों के स्तर से ऊपर के लोगों को ही काले सोने के टोकन जारी करने का अधिकार है। पिक्सिनमेन की नौकरानी ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। वह सच कह रही थी। पिक्सिनमेन के दुकानदारों के लिए सर्वोच्च अनुमति स्वर्ण टोकन देने की है। जब तक परिवार अमीर है, वे उन्हें दान दे सकते हैं।
यदि धनी और शक्तिशाली लोग पिक्सिनमेन के साथ अच्छी तरह से मिलते हैं तो यह निश्चित रूप से भविष्य में पिक्सिनमेन को भारी लाभ पहुंचाएगा। और काले सोने का टोकन, ये सचमुच स्थिति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी बड़ी ताकतों के पास दर्जा और शक्ति है, इसलिए पिक्सिनमेन ने काले सोने के टोकन बांटे। ठीक है, जियोफेन ने अपना हाथ हिलाया, हम इसे यहाँ खुद ही कर सकते हैं, आप जाए। ठीक है सर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। उसके बाद पिक्सिनगेट की नौकरानी झुकी और जाने के लिए मुड़ी। भाई जियो, तुम कमाल हो, तुम्हारे पास सुनहरा टोकन है। यूनेन ने अंगूठा दिखाया। उन्होंने इसे मुझे कुछ दिन पहले दिया था, जियोफेन ने हल्के से कहा। भाई जियो, आपके पास कितने स्रोत पत्थर हैं? यूनान ने पूछा। ओह, ज्यादा कुछ नहीं। जियोफेन को आश्चर्य हुआ कि यूनेन ने ऐसा क्यों पूछा। मुझे जो खजाना पसंद आएगा उसे मैं बाद में देखूंगा, मुझे कुछ स्रोत पत्थर उधार दो, चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हें वापस करने का वादा करता हूँ। यूनेन ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, जियोफेन, भाड़ में जाओ, कितना बेशर्म आदमी है ये। जियोफेन ने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा है।